Good morning, everyone. Welcome to Ace Pine. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. So मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और बात करने वाले हैं टुडे करंट अफेयर्स के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. आज डेट के आज है 30 जैन. आप यहाँ देख पा रहे हैं आज 30 जैन है. जो भी आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उस पर आप डाल दीजिए 30 जैन. ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग न्यूज़ के बारे में. फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2022 किसने जीता, कौन सा अवार्ड. देखिए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2022 में मिचेल स्टार्क और एलन बॉर्डर के मेडल में शेली गार्डनर और जो बेलिंडा क्लार्क अवार्ड जीता है. ट्रेविस हेड को मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया. मिचेल स्टार्क और एलिशा हिली ने अपनी अपनी श्रेणियों में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते, जबकि मिचेल मार्श ने मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर बने. देखिए, यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि जो अमेरिकन क्रिकेट अवार्ड्स हैं 2022 के, वो किस किस ने जीता है. एलिशा हिली ने क्या किया है, अपनी अपनी श्रेणियों में जो प्लेयर हैं प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं, जबकि जो मिचेल मार्श हैं वो मेंस T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि बिटिंग रिट्रीट जो शेयर मनी में 1000 ड्रोन के साथ हुआ भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो. देखिए, यहाँ पे बात की गई है कि 73वें गणतंत्र दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में शनिवार को दिल्ली के विजय चौक बिटिंग रिट्रीट शेयर मनी में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो आयोजित हुआ, जिसमें भारत के निर्मित 1000 ड्रोन से अलग अलग फॉर्मेशन बनाए. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि चीन, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो भारत है वो कौन सा देश बना है. जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी ने ये कहा है कि चीन, रूस और ब्रिटेन, क्या चीन फर्स्ट, चीन सेकंड, रूस थर्ड, ब्रिटेन के बाद चौथा कौन सा बना है देश, भारत. इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम लोग की नेक्स्ट न्यूज़ में. हमने बताया गया है कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद मणिपुर की रानी गाइदिन्ल्यू जो स्टेशन है पहुंची पहली मालगाड़ी. देखिए, यहाँ हमें बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री जी जो किशन रेड्डी ने शनिवार को ट्वीट किया कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद मणिपुर की जो रानी है गाइदिन्ल्यू स्टेशन की पहली मालगाड़ी पहुंची वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने स्टेशन पे मालगाड़ी का स्वागत की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि पूर्वोत्तर का ट्रांसफॉर्मेशन जारी है. देखिए, जो हमारी आज़ादी हुए कितना वर्ष हो गया, 75 वर्ष हो चुके हैं. 75 वर्ष के बाद जो मणिपुर की रानी है, ठीक है, गाइदिन्ल्यू स्टेशन पे वहाँ पे पहली बार मालगाड़ी पहुँची है, जिसका जो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जी, उन्होंने स्टेशन पे मालगाड़ी का स्वागत की जो कुछ पिक्चर्स हैं वो अपलोड किए, कुछ शेयर की हैं. जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया देते हुए ये ट्वीट किया है कि पूर्वोत्तर का ट्रांसफॉर्मेशन जारी है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 75 वर्ष बाद मणिपुर की जो रानी है वहाँ पे स्टेशन पे पहली मालगाड़ी पहुँची है. ये काफ़ी हेडलाइन कर लेना आप इसको. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में कि WPI के अध्यक्ष लोरी लिशन नासा के JPL की पहली महिला निर्देशक बनी. देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है आपको कि जो ऑस्ट्रेलिया पॉलिटेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो वहाँ पे जो WPI है, वहाँ पे उसको अध्यक्ष लोरी मिशन नासा की जेट पॉपुलेशन लेबोरेटरी मतलब JPL, ठीक है. आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं इसको. JPL के 85 साल के इतिहास में निर्देशक रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं. लॉरी के जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी के उपाध्यक्ष के रूप में भी निर्मित किया गया है. वह WPI के 150 साल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष है. ये देखिए काफ़ी गर्व की बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि
जो महिला हैं वो कितने वर्ष बाद बनी हैं? पहली महिला वो कौन सी हैं? 75 साल के बाद इतिहास में अपनी एक महिला हैं, पहली महिला हैं जो अध्यक्ष बनी हैं। ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि JPL के 85 साल के इतिहास के रूप में उनको निर्देशक के रूप में क्या हुआ है, नियुक्त किए करने वाली पहली महिला वो बन चुकी हैं। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पॉलिटेक्निक जो इंस्टीट्यूट है WUPI की अध्यक्ष, ठीक है, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। सो ये क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लेके काफ़ी जो होता है ना MCQ वो काफ़ी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इस तरीके से, तो इसके बारे में आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट न्यूज़ जो हमें बताई गई है, वहाँ पे बताया गया है कि 44 साल मतलब 44 ईयर्स में ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी बार्टी। सो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए पहले हमने बात की जो फर्स्ट न्यूज़ थी उसमें भी जो महिला हैं उनको अध्यक्ष चुना गया। WIP जो GPL पॉलिटेक्निक जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर कितने साल बाद? 150 साल बाद। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमने पढ़ी, यहाँ पे भी महिला। सो देखिए जो भी लड़कियां हैं, जो भी गर्ल्स हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरी सिस्टर्स की तरह हैं। सो आप लोग आगे बढ़िए, बिना डर के आगे बढ़िए, और आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करती हैं। देखिए मैं समझ सकती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती होंगी स्टडी करते टाइम। सो उन प्रॉब्लम्स को फेस करिए और आगे बढ़ते जाइए, कभी हार मत मानिए आप लोग, ठीक है। तब ये लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो एक लड़की हैं ना, तो हम तो सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप खुद को निखारें और अपनी सफलता को हासिल करें, मैं आपसे यही बोलूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक माई सिस्टर्स। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। सो सॉरी कि बीच में मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, बट कोई नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जो महिला हैं उन्होंने सिंगल्स खिताब जीता है, पहली महिला हैं वो। तो विश्व की नंबर 1 वीमेंस जो सिंगल्स टेनिस खिलाड़ी के, इसमें क्या है कि बार्टी ने 44 वर्ष में ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बन गई हैं। 25 वर्षीय ने पहली बार ग्रैंड स्लैम फाइनल खेल रही USA की जो डेनियल कॉलिंस को हराया था। साथ ही जो वर्टी उन्होंने 1 घंटे और 27 मिनट के चले मुकाबले में उन्होंने क्या किया था? देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 6-3 और 7+2 के स्कोर लाइन के साथ जीत हासिल की थी। सो देखिए ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत गर्व की बात ये यहाँ पे है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इतना सब कुछ जो लड़कियां कर सकती हैं, पहली महिला वो बनी है ऑस्ट्रेलिया से। साथ ही उन्होंने जो 25 वर्षीय में उन्होंने इतना सब कुछ किया था। साथ ही इस टाइम जो उनकी एज है वो 44 वर्ष की हैं, 44 ईयर्स की वो हैं जिन्होंने खिताब जीता है पहली बार, पहली महिला वो बन चुकी हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि IITI के जोधपुर में चेस्ट एक्सरे के जरिए कोविड-19 का पता करने की तकनीक विकसित की। सो देखिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जहाँ पे आपको बताया गया है कि जो कोविड-19 है तो हम उसका पता लगा सकते हैं चेस्ट के ज़रिए, एक्सरे के ज़रिए। देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये नई तकनीकी को विकसित किया गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या है, इसको डिटेल्स में जानते हैं। IITI जोधपुर राजस्थान के शोधकर्ताओं ने छाती के एक्सरे का उपयोग करके कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशेष आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस तकनीकी तैयार की है। शोधकर्ताओं ने गहन अध्ययन के बाद कोमिटनेट नामक एक एल्गोरिथम तैयार किया जो सामान्य और कोविड-19 संक्रमित मरीजों के फेफड़ों के बीच अंतर करने के लिए फेफड़ों में असामान्यताओं का अध्ययन करता है। सो देखिए ये न्यू तकनीकी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक को विकसित किया गया है, चेस्ट एक्सरे के ज़रिए।
जिसको हम पता लगाया जा सकता है कि जो फेफड़े हैं उसमें असामान्यताओं का वो अध्ययन करता है। फेफड़ों जो मरीज है जैसे कि कोविड-19 और जो फेफड़ों में जो भी लंग्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बीच के अंतर को वो काफ़ी इजीली से पता लगा सकता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसकी नेक्स्ट अपडेट ज़रूर आएगी। सो जो भी होगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना न्यूज़ को। देखिए जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो जॉर्ज डब्ल्यू हैं बुश की इंडिया नामक बिल्ली के बाद से व्हाइट हाउस में पहली बार आई बिल्ली। ओके, चलिए बात करते हैं, इसको डिटेल्स में जान लेते हैं कि व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिकी के राष्ट्रपति और पहली महिला जिल बाइडेन विलो नामक बिल्ली को गोद लिया है, जो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में इंडिया नामक बिल्ली के बाद पहली बिल्ली है। जिल के बिलो की तस्वीरें शुक्रवार को सोशल मीडिया पे शेयर की, जिसकी उम्र कितनी है, 2 वर्षीय है। देखिए तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने कि बिलो नामक बिल्ली को गोद लिया है। किसको गोद लिया है? बिल्ली को गोद लिया है। किसने गोद लिया? अमेरिका के राष्ट्रपति और पहली महिला जिल बाइडेन बिलो नामक बिल्ली को उन्होंने गोद लिया है। जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो बिल्ली है वो जो पूर्व राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बुश के समय इंडिया नामक बिल्ली के बाद वो एक पहली बिल्ली है जिनको उन्होंने गोद लिया, जो उसकी एज है वो कितनी है? 2 ईयर्स। ये भी न्यूज़ आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ऑलमोस्ट जो आपकी न्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। देखिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस पे फॉलो कर सकते हैं IAS पॉइंट के चैनल को, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, फ्री नोट्स हैंड मेकिंग प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करके इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही आप IAS पॉइंट के चैनल को फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमसे बात पूछी गई है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। इसका आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इसको अगर हम लोग डिटेल्स में जानें तो हमें पता चलेगा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छता के अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्लब के लिए अभिनव स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छता स्टार्टअप चुनौती जो चैलेंज लॉन्च की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और अरेंज फाइनेंस डेवलपमेंट है उसके साथ साझेदारी में यह एक चुनौती जो चैलेंज है शुरू की गई है। यह स्वच्छ मिशन के शहरी के तहत उद्यम विकास को बढ़ावा देना चाहता है। देखिए यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि रुकिए 1 मिनट में क्वेश्चन और निकाल लेती हूँ। देखिए जो केंद्रीय मंत्रालय है उन्होंने स्वच्छ स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। वो किसने किया है? यहाँ पे आपको पता होगा कि किस मंत्रालय ने किया है। आवास जो शहरी मामलों के मंत्रालय हैं उसने किया है। साथ ही आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि उद्योग और आंतरिक जो व्यापार है उसको संवर्धन विभाग, ठीक है, संवर्धन विभाग के लिए काफ़ी उसको डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो जो एजेंस डेवलपमेंट, ठीक है, AFD के साथ इसको साझेदारी में ये चुनौती की गई है, मतलब ये एक चैलेंज के रूप में है। जो जो स्वच्छ भारत मिशन है शहरी 2.0 SBMU 2.0 के तहत जो उद्यम विकास है उसको बढ़ावा देना ही चाहता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और देखिए स्टार्टअप की बात तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं आपको डेली ये न्यूज़ में बताती हूँ कि स्टार्टअप चैलेंज तो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज भी लॉन्च किया गया है। तो वो किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन यही बनता है। साथ ही आपको ये पता रहेगा तो आप इसकी डीपली नॉलेज इसकी गेन कर सकते हैं। अगर आपको जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया ना, अगर आप इसको इतनी नॉलेज भी है तो आपका काम चल सकता है। आपको इतनी नॉलेज हो तो काफ़ी बेटर रहेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में।
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को किस प्रकार का प्राधिकरण किया गया, मतलब दिया गया है। सो इसका आंसर होगा सशर्त बाजार प्राधिकरण, मतलब इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं कि कंडीशनल मार्केट अथॉराइजेशन। सो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको डिटेल्स में जानने की, तो हमें पता चलेगा कि दवा नियामक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत के बायोटेक के कोवैक्सीन कोविड-19 टीकों को सतत बाजार प्राधिकरण इसको प्रदान किया गया है। पिछले साल जनवरी से यह 2 टीके आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन EUA, ठीक है, EU की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सो क्या बोल सकते हैं, देखिए हिंदी में आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हम इसे बोलेंगे, प्राधिकरण, और इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसके तहत ये उपलब्ध है। उन्हें नए प्राधिकरण के तहत 6 महीने में सुरक्षा और प्रभावकारिता के आंकड़े 15 दिन पहले जमा करने होंगे। यह फुल मार्केट ऑथराइजेशन से अलग है। सो देखिए, इसमें यही है, पूछा गया है आपसे कि जो जनवरी 2022 है तक कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन के जो टीके हैं, टीकों को किस प्रकार से प्राधिकरण किया गया है। सो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें क्या हुआ है, जो बाजार प्राधिकरण है उसको प्रदान किया गया है, और जो जनवरी मतलब पिछले साल लास्ट ईयर जो जनवरी से ये जो 2 टीके हैं, कोवैक्सीन था और कोविशील्ड था, तो जो इसके आंकड़े हैं वो 6 महीने मतलब हर 6 महीने में सुरक्षा और प्रभावकारिता के आंकड़े 15 दिन पहले जमा करने होंगे, और ये फुल मार्केट ऑथराइजेशन से अलग है। सो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए, हमसे यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन, देखिए कैंपेन मीन्स होता है अभियान, का दूसरा नाम क्या है। सो देखिए, ये जो छोटी छोटी वैकेबुलरी है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको डेली बता दिया करूँगी कि किस मीन्स क्या होता है, तो आप उसको अच्छे से याद रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, मीनिंग हमें पता होना चाहिए। चलिए, तो जायज़ सम्मेलन उसका क्या है, सेकंड नेम है। सो ये आपको याद रखना है कि जो ग्रीष्मकालीन अभियान है उसके लिए जो कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, जायज़ सम्मेलन। सो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में जान लेते हैं। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसे जायज़ सम्मेलन, जायद कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। खरीफ और रबी मौसम के बीच जायद फसलें उगाई जाती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र कुमार तोमर जी इस सम्मेलन में शामिल हुए। इसका उद्देश्य पूर्ववर्ती फसल मौसमों के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा करना और राज्य सरकारों को परामर्श से अगले गर्मी के मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना है। सो देखिए, इससे ये जो आपकी न्यूज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें यही है कि जो आपको पता होगा जी, खरीफ की फसलें होती हैं, रबी की फसलें होती हैं। सो इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट ही न्यूज़ है। इसमें आपको यही मतलब लक्ष्य तैयार करना है कि इसमें क्या होगा, जो फसल है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ये जायज़ सम्मेलन इसे कहा जाता है, ये आयोजित किया गया था, जिसमें जो आपके कृषि मंत्री हैं नरेंद्र कुमार तोमर जी, जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या होगा कि जो पूर्ववर्ती फसलें होती हैं वो मौसम के दौरान फसल के प्रदर्शन की समीक्षा करना और सरकारों के परामर्श से अगली गर्मी के मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य निर्धारित करना होता है। सो इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, आपसे जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 जैन को, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही हम इसको डिटेल्स में जानेंगे और पता करेंगे कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल 26 जनवरी को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र की मेज़बानी के साथ मनाया जाता है। यह विश्व की सीमाओं के पार माल का प्रवाह को सुनिश्चित करने की सीमा शुल्क अधिकारियों के एजेंसियों की भूमिका
को मान्यता देता है? सीमा शुल्क से संयुक्त परिषद कस्टम कॉपरेशन काउंसिलिंग सीसीसी ने 1953 में आईसीडी के पालन की घोषणा की। सीसीसी के नाम बदल के 1994 में विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO कर दिया गया था। 2022 की थीम स्केलिंग अप कस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय दो एम्बार्क। तो इसकी जो थीम होगी यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्केलिंग अप कस्टम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्बैरेसिंग आ डाटा कल्चर और बिल्डिंग अ डाटा इकोसिस्टम है। सो ये 2022 की थीम है जो आपको पता होना चाहिए। सो ये आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। साथ ही देखिए मैं इसको आपको समझा देती हूँ कि देखिए हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही जो ये दुनिया भर में मनाया जाता है, इसमें क्या होता है कि जो विश्व की सीमाओं के पार जो माल का प्रवाह सुनिश्चित करने की जो शुल्क होता है, जो एजेंसियां हैं उसको भूमि का ये मान्यता देता है। सीमा शुल्क संयुक्त जो परिषद है सीसीसी, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी कि कस्टम कॉपरेशन काउंसिलिंग, इसने क्या किया था कि 1953 में आईसीडी का पालन की घोषणा की थी और फिर सीसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? 1994 में इसका नाम बदला था और इसका नाम विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO कर दिया गया था। और जिसकी 2022 की थीम है वो क्या है ये मैं आपको बता चुकी हूँ 2 बार रिपीट करके 2 टाइम्स, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान है। सो देखिए इसका आंसर होगा चीन। कौन सा देश है 2022 का? चीन। इसको हम देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पे XXIB ओलंपिक शीतकालीन खेल 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग में होने वाले हैं। तो स्पोर्ट इकोलॉजी जो इकोलॉजी ग्रुप्स हैं, इकोलॉजी ग्रुप सेव आर विंटर्स द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट में एथलीटों के शरीर पर ओलंपिक में कृत्रिम बर्फ के उत्पादन के खतरों के बारे में बताया गया है। इसने इन खेलों में बर्फ के लिए होने वाली पानी की बर्बादी पर भी चेतावनी दी है। सो देखिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स इकोलॉजी ग्रुप है वो शेरार विंटर्स हैं। तो ये काफ़ी कब होने वाला है? ये 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 को बीजिंग में होने वाले हैं। साथ ही इसमें जो उत्पादन जो बर्फ़ कृत्रिम बर्फ़ से जो उत्पादन खतरों के बारे में इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है। साथ ही इनसे खेलों में जो बर्फ़ के लिए होने वाले पानी की बर्बादी है उस पर भी चेतावनी दी गई है। सो ये काफ़ी अच्छे से आप इस पर थोड़ा अपडेट रहिएगा। जो भी इसकी नेक्स्ट अपडेट होगी वो तो मैं आप तक ले ही आऊँगी, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लेना न्यूज़ को, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऑलमोस्ट आज की जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है विद क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना और प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज पहुंचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉलेज गेन कर पाएँ, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।